मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ये स्पेशली सीटेट के लिए, स्टेट के लिए, या फिर आप कहें बिहार टेट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास होने वाली है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग आज की क्लास को करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये क्लास आप लोगों के लिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे आने की संभावना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग आज की क्लास को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग जलप्रपात के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल्स जलप्रपात है। और ये प्रश्न पहली ही लाइन अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो प्रश्न है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कहोगे एंजल्स जलप्रपात है। कई बार आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया है कि जो एंजल्स जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको किस देश में देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे वेनेजुएला में। और वेनेजुएला आपको किस महाद्वीप में देखने को मिलेगा, तो दक्षिण अमेरिका में। तो पहली ही लाइन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल्स जलप्रपात है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से कुछ और जलप्रपात है जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, और हालांकि पूछा भी गया है, कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, किसको, तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ना, चित्रकूट जलप्रपात को आप कहोगे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और ये चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। तो ये प्रश्न भी कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए किसको कहते हैं, तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है वो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो कि कौन सी नदी पर, जो कि इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जलप्रपात आपको याद रखने हैं। एंजल्स जलप्रपात आपको याद रखना है, आपको नियाग्रा जलप्रपात याद रखना है, साथ ही साथ आपको विक्टोरिया जलप्रपात याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, रिवर्स की बात करेंगे। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या फिर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात होता है। तो जलप्रपात या फिर आप झरना जो है ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़दार मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तो जो पिछली क्लास हम लोग की हुई थी वहाँ पर भी हम लोगों ने विसर्प के बारे में बात की थी, विसर्प के संदर्भ में बात की थी। नदियाँ जब मैदानी इलाके में बहती है ना, तो वो इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती है। ठीक है, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के बहती हैं। तो जो ये नदियाँ टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के बह रही है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को विसर्प कहते हैं। ठीक है, सर्पनुमा आकृति में बहती है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक है, और जब नदियाँ विसर्पनुमा रास्ते से होकर के बहती है ना, तो ये क्या करती हैं, तो ये किनारों पर काट छाट का काम करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, तो अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। और उससे क्या होता है, उससे चापनुमा आकृति बन जाती है, जो बाद में झील में बदल जाती है। जैसे देखो, अगर हम लोग बात करें, मान लो ये नदी है और ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे, मान लो इस तरीके से नदी बह रही है, फिर बाद में क्या हो जा रहा है, बाद में जो ये नदी है ये इस तरीके से होते हुए इस तरीके से सीधे बहने लगी। तो पहले ऐसे बहती थी, अभी नदी क्या हो रही है, अभी ऐसे बह रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक कृत्रिम, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो एक झील बन जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो एक झील बन जाती है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है चापनुमा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से नदियों के बहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर चापनुमा झील बन जाती है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर आपसे विसर्प पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, नदियों के द्वारा बनती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, जिसे चाप झील भी कहते हैं। तो चाप झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो चाप झील का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए, नदियों के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदियाँ अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वितरिका का निर्माण कौन करता है, तो आप कहोगे नदियाँ करती हैं। वितरिका क्या होता है? नदियाँ देखो जैसे जैसे मैदानी इलाके में उतरती है ना, जब पहाड़ों पे उतरती है तो उनका जो ढाल है वो एकदम खड़ा रहता है, तो नदियों का जल जो है वो तेज़ी से नीचे उतरता है। लेकिन जैसे जैसे नदियाँ मैदानी इलाके में बहती है ना, तो फिर क्या होता है, मैदानी इलाके में जैसे पहुँचती है तो उनका ढाल क्या होता है, इस तरीके से धीमा होता जाता है। और जब ढाल धीमा होता जाएगा तो नदियों का जो जल है वो भी क्या होगा, वो भी धीमा होता जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो भी धीमा होता जाता है। और जब नदियों का जो जल धीमा होता जाएगा तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बालू और जो भी अवसाद बहा करके लेकर के आ रही, वो क्या करेंगी, वो अपने आगे जमा करना शुरू कर देंगी। नदियाँ क्या करेंगी, नदियाँ जो पहाड़ों से बहुत सारे बालू कंकड़ पत्थर अवसाद बहा करके लेकर के आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, जब नदियों का जल धीमा हो जाएगा तो वो इन सबको अपने साथ आगे नहीं ले जा पाएंगी। तो वो क्या करेंगी, नदियाँ इनको अपने आगे जमा करना शुरू कर देंगी। और जब नदियाँ इनको आगे जमा करना शुरू कर देंगी तो नदी का मार्ग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो नदियाँ क्या होती है, यहाँ से कई हिस्सों में बट जाती हैं। नदियाँ यहाँ से क्या हो जाएगी, कई सारे हिस्सों में बट जाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा बीच में क्या होगा, बीच में टापू आपको देखने को मिलेगा और आप देखोगे नदी इधर बह रही है, नदी इधर बह रही है, बीच में आपको बालू वाला टीला देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, जो नदियाँ इस तरीके से आप देखोगे 3-4 भागों में 3-4 हिस्सों में बट जा रही हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं वितरिका कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्हीं को वितरिका कहते हैं। याद रखिएगा, नदियाँ जो इस तरीके से कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जा रही है, इन्हीं को क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ नदियाँ इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ मलबे का, यहाँ नदियाँ इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। जो नदियों का जल इतना धीमा हो जाता है ना कि ये जो अपने साथ जो बालू कंकड़ पत्थर जो भी अवसाद बहा करके लेकर के आ रही ना, उनको जमा करने लगती हैं और अपने मुहानों पर क्या करती हैं। तो अपने मुहानों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो नदियाँ जो है हम लोग त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हम लोग डेल्टा के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, तो आपने उसको नहीं देखा है तो पिछली क्लास को जरूर देख लें। हम लोग सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे तो सिंधु नदी तंत्र जो है, तो यहाँ पर कई सारी सिंधु की सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं, जिनको सम्मिलित रूप से सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदियाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम है, चिनाब है, सतलज है, रावी है, ब्यास है। तो ये सब क्या है, तो ये सब सिंधु नदी तंत्र वाली नदियाँ हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है, तो सिंधु नदी तंत्र वाली नदियाँ हैं। और ये नदियाँ क्या करती हैं, ये नदी सिंधु नदी तंत्र जो है, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में क्या करता है, मैदानों का निर्माण करता है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो भारत के बाहर से होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहोगे तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। तो ये तो सिंधु नदी तंत्र है जो क्या कर रही है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में मैदानों का निर्माण कर रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे तो गंगा की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है, आदि सारी जो है ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और इन सब को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, इन सब को सम्मिलित रूप से गंगा नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा का अगर आपसे उद्गम स्थान पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो गंगा का जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। इसी तरीके से अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, तो इसकी प्रमुख नदी तो ब्रह्मपुत्र और उसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे लोहित है, दिबांग है, तिस्ता है, तो ये सब क्या है, तो ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जो क्या करती हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में मैदानों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अगर आपसे उद्गम स्थान पूछेगा तो आप क्या कहोगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों नदियाँ क्या हो रही हैं, ये दोनों नदियाँ भारत के बाहर से निकल रही हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या किया जा चुका है, तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या क्या पूछा गया है, तो एक तो आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी किसकी, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है तो इसका उद्गम क्या हो रहा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील के ही निकट से निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों नदियाँ जो हैं जिनका उद्गम क्या हो रहा है, भारत के बाहर से हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों नदियों का उद्गम भारत के बाहर से हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो वो चीन तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए भारत और फिर बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, कहाँ से, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो वो तिब्बत चीन वाले क्षेत्र से निकलती है और फिर भारत में, और भारत के बाद बांग्लादेश में बहती है। चीन में क्या करते हैं, तो चीन तिब्बत वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। और बांग्लादेश में अगर हम लोग बात करेंगे क्या करते हैं, तो मेघना जमुना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा।
तो बांग्लादेश में, अगर चीन में अगर हम लोग बात करेंगे तो सांगपो, चीन तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सांगपो के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो जमुना के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा गया। तो बांग्लादेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, और जो चीन और तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या करते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी को क्या करते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न भी आपका टेट में पूछा जा चुका है, ये स्टेट में पूछा जा चुका है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगे अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी है और तापी नदी, नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है। ठीक है, क्या है, तो पश्चिम की ओर है, और ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, एस्टेट में लगातार पिछले 2-3 सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी। ये मान लो अपना प्यारा भारत है, तो आपसे क्या कर लेगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी। तो आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है, नर्मदा और जो ताप्ती है, तापी जो है, तो ये क्या है, तो पश्चिम की ओर बह रही है और अरब सागर में जल गिरा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी। तो पूर्वी तटीय मैदानों की तरफ बहने वाली नदियों के नाम भी आपको याद रखना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां क्या हो रही हैं, तो ये पूर्वी तट की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, याद रखिएगा। और क्या करती हैं, और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम तटीय मैदान की तरफ कौन सी नदियां बह रही हैं, और पूर्वी तटीय मैदान की तरफ कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, ये आपको याद होना चाहिए। विकल्प दे करके आपसे पूछ लेता है, 4 विकल्प दे करके पूछ लेगा, कौन सी पश्चिमी तट की तरफ बह रही है, या फिर कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी तटीय मैदानों में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ आपको झीलें भी देखने को मिलेंगी, जैसे घिरका झील है, कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। तो ये सब महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये सब कहाँ पर, ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, कोलेरू है ये। ठीक है, ये क्या है, तो ये कोलेरू है, कोलेरू झील होती है, कोलेरू झील है, और ये पुलिकट झील है, और ये दोनों आपको कहाँ पर, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, त्रिभुजाकार जो भाग होता है उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। नदियाँ अपने मुहाने पर जो त्रिभुजाकार आकृति बनाती है उसको डेल्टा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोग इस चीज़ को बात कर चुके हैं, और ये वाला के लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्री तरंगों के कार्य क्या होते हैं, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जो समुद्री लहरें होती हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से समुद्री किनारों पर अपर्दन और निक्षेपण का कार्य किया जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे पवनों से हम लोगों ने पढ़ा था ना, पवनों से क्या होता है, बालू का स्तूप और छत्रप शिला बनता है। उसी तरीके से समुद्री लहरें भी जो है वो क्या करती हैं, तो वो किनारों पर, ठीक है, किनारों पर जो किनारे होते हैं उन पर कटाव का काम करती हैं, अपर्दन और निक्षेपण का काम करती हैं, और उनसे भी कई सारी, ठीक है, स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो उनको आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। समुद्री तरंगें जो है लगातार सैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछे कि समुद्री गुफा जो है, सी केव जो है, तो इसका निर्माण कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे समुद्री लहरें करती हैं। ठीक है, क्या करेंगे, समुद्री लहरें कहेंगे। ठीक है, इन गुफाओं के तटीय मेहराब बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें ही बचती हैं, जिससे दीवार जैसी इन आकृति को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो कभी भी आपसे अगर ये पूछे कि स्टैक जो हो गया, समुद्री गुफा जो हो गया, तो इन सब का निर्माण कौन करता है, तटीय मेहराब हो गया, इन सब का निर्माण कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे समुद्री लहरें करेंगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पवन के संदर्भ में पढ़ा था कि छत्रक शिला और बालू का स्तूप का निर्माण कौन करते हैं, पवनें करती हैं, हवाओं से होता है। उसी तरीके से समुद्री लहरों की बात करेंगे तो समुद्री लहरों से समुद्री गुफा हो गया, तटीय मेहराब हो गया, और स्टैक का निर्माण होता है। ठीक है, हिमनद की बात करेंगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थर को अपर्दित कर देती है, और गोलास्मी मिट्टी तथा पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं।
ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो हिमनद अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लेशियर्स जो हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग हिमनद की बात करेंगे तो ये ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, ये आपको बहुत अधिक ठंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। और यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, तो सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा, तो आप इसको याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर जो है तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कौन सी श्रेणी में है, तो ये काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, कौन सी, तो ये काराकोरम श्रेणी में है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। और ये कौन सी श्रेणी में है, तो ये काराकोरम श्रेणी में है, तो याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। पवन के कार्य अगर हम लोग बात करेंगे तो रेगिस्तान में पवन है अपर्दन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण है। रेगिस्तानों में आप देखोगे जो पवन चलती है, जो हवाएं चलती हैं, उनसे अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सैल देखे जाते हैं, जिन्हें छत्रक सैल कहा जाता है। इसको हम लोगों ने लास्ट सीजन में भी पढ़ा था। तो छत्रक शिला का निर्माण किससे होता है, तो पवन से होता है। इस बात को याद रखेंगे। इनका आकार कैसा होता है, तो मशरूम के आकार का होता है, मशरूम रॉक कहा जाता है। मशरूम आप देखे होगे ना, जिसको गांव में कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। तो आप क्या कहोगे, तो आप देखोगे उनका कुछ इस तरीके से संरचना होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से संरचना होती है ना। तो इसी तरीके से, ठीक है, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष जो होते हैं विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ क्या करती है, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, इसे बालू का टिब्बा कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मान लो ये रेत है, अब क्या है, अब हवा चलना शुरू हुई थी, यहाँ से रेत को उड़ा के लेकर जाएगी और क्या करेगी, और दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने लगेगी। मान लो यहाँ पर रेत इकट्ठा होने लगी और इस तरीके से बन गया। तो जो इस तरीके से रेत ने एक टीला टाइप की संरचना बना दी है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप कहते हैं, या फिर बालू टिब्बा कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, तो बालू टिब्बा कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो इसका निर्माण भी पवन से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इससे लोयस कहते हैं। और आपसे देखो ये पूछा जाता है कि लोयस का जो पठार है या फिर लोयस का जो मैदान है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है चीन में। ठीक है, कहाँ पर, तो चीन में आपको याद रखना है, चीन में लोयस का पठार या फिर कहेंगे लोयस का मैदान है। ठीक है, कौन सा, तो लोयस का पठार या लोयस का मैदान आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, चीन में है। ठीक है, याद रखेंगे। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी वायुमंडल में कौन सी दो गैसों की प्रधानता है, कौन सी दो गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो आप कहोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन जो है तो ये वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। ठीक है, कितना, तो लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 78% पर जो है ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अगर हम लोग वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता बात करेंगे तो प्रतिशतता कितनी है, तो आप कहोगे 78% है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पर ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन की भी प्रतिशतता आपसे पूछी गई है। ऑक्सीजन जिसे प्राण वायु भी कहा जाता है, ये लगभग 21% क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, कितने, 21% क्षेत्र पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये आपकी 0.03% पर हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो कम से कम इन तीन गैसों को आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन को आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन को याद रखेंगे लगभग 21% पर, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप याद रखेंगे 0.03% पर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो अन्य जो सभी गैसें हैं वो धूल के छोटे छोटे कणों में हवा के रूप में मौजूद होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे, नाइट्रोजन जो है तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली गैस है। 78% के लगभग जो है ये नाइट्रोजन जो है ये पाई जाती है। और जब हम सांस लेते हैं ना तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले सकते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। देखो जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे मुंह में कोई छन्नी लगी है कि सिर्फ हम ऑक्सीजन को लेंगे बाकी सबको बाहर निकालते रहेंगे। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन और बाकी गैसें भी हमारे जो है मुख्य के माध्यम से क्या होती है, हमारे शरीर में अंदर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे शरीर के लिए तो क्या होता है, हमारे लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग पौधों की बात करेंगे तो पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। जो पौधे होते हैं ना तो वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो फिर वो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं
जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है, तो अगर हम लोग पौधों की बात करेंगे तो पौधे जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और वो अलग अलग माध्यमों से इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे और फिर हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और वायुमंडल में पाई जाने वाली ये दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी, नाइट्रोजन थी, और उसके बाद दूसरी जो सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सी, ऑक्सीजन है। लगभग 21% हम लोगों ने बात की थी। मनुष्य हो गए, पशु हो गए, इन सब को मनुष्य को, जीव जंतुओं को, पशुओं को सांस लेने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन से ही क्या होता है, सांस लेते हैं। हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना वो क्या करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। और हरे पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो हरे पादप अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। पौधे क्या करते हैं, तो पौधे जो है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से पौधों की अगर हम लोग बात करेंगे तो पौधे क्या करते हैं, तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन जो है वो कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो जा रहा है। वो वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु परिवर्तन करता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है, उसको पेड़ पौधे ले रहे हैं, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं उसको हम लोग ले रहे हैं। तो ये एक संतुलन बना हुआ है हम दोनों के बीच में, पेड़ पौधों और जो जीव जंतु हैं तो उनके बीच में एक संतुलन बना हुआ है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो पेड़ पौधे ले रहे हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो वो हम ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे जो है, ठीक है, जैसे हम लोग लकड़ियों को जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं और बहुत सारे प्रदूषण करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, और उन जहरीली गैसों के निकलने की वजह से क्या हो रहा है, जो ये संतुलन बना हुआ है ये बिगड़ जाता है। आप देखोगे जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जो वैश्विक तापन की समस्या हो रही है, तो ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं इसी का जो है इसी का परिणाम है कि जो हम लोग इस तरीके के क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को जला रहे हैं, जिससे ठीक है क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उसी का कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हमको देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि हमें पृथ्वी पर मौसम और जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कभी देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कभी देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, ठंड हो रही है, या फिर कहीं और प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती है, पैदा करती है, और इसलिए इसे क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो इसका उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब हम लोग प्रदूषण करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कारखानों के माध्यम से या फिर जो मोटर वाहन है, कार है, उनके धुओं से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है, और जब प्रदूषण बढ़ता है ना तो क्या होता है, तो उष्मा ताप भी बढ़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी उसका तापमान बढ़ता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जिनको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ जो है पिघलने लगती है। अगर पृथ्वी का तापमान आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जमी हुई बर्फ है वो बर्फ क्या हो जाएंगी, बर्फ जो है वो पिघलने लगेंगी, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। ये प्रश्न लास्ट ईयर सीटेट में आपसे पूछा गया, आपको 4 कारण दे करके आपसे पूछ लिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या होते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो जलवायु परिवर्तन होगा।
ठीक है, क्या होगा? तो जलवायु परिवर्तन होगा। ये सीटेट के पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। आपको ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के जो वैश्विक तापमान है या फिर भूमंडलीय तापन के कारण क्या है। तो देखो, एक तो परिणाम क्या है, तो एक तो ये होगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगा? तो समुद्र के जल स्तर में अगर हम लोग बात करेंगे तो जल स्तर में क्या होगा? वृद्धि होगी। तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगी, तो प्राकृतिक आपदाओं के आने का भी खतरा रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक जो संतुलन बना है उसके भी क्या होगा? उसका बिगड़ने का जो है चांसेस रहेगा। ठीक है, क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो भी आ सकती हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। जो मौसम जो सारी चीज़ें हैं, हालांकि वो तो जलवायु परिवर्तन में ही आ जाएगा। तो मौसम संबंधी जो चीज़ें हैं तो उसमें हमको अनियमितता देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या हो रहे हैं? तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ से कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने आज अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके सीटेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में और अन्य एक दिवसीय एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि हम लोग देखो एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं या बनने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो एनसीईआरटी की बुक्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को एक बार आप दो तीन बार आप लोग देख लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। हम लोग डेली इसी तरीके के छोटे छोटे चैप्टर्स को करते चल रहे हैं ताकि आप चीज़ों को पढ़ लें, रिवाइज कर सकें और तैयार कर सकें। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे सेशंस करते हैं, उतनी चीज़ों को करते हैं जितनी चीज़ों को आप पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें और याद कर सकें। तो उम्मीद है आज सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि उन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान दे सकें। ठीक है, सीटेट के जो नोट्स हैं या फिर पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ। तो जिन भी मेरे भाई बहनों को सीटेट के नोट्स चाहिए, घर बैठकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सीटेट के जो नोट्स हैं वो मैं अवेलेबल करा दूंगा। आपको एक छोटी सी सहायता राशि लेकर के सीटेट के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सारे नोट्स आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप घर बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सकें। बाकी यहाँ क्लास के माध्यम से आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।